कृष्णा दे मेरा कहाँ है? कृष्णा इसमें है। तो पानी दे देना बाबू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या आ गया? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्कार सर। तो अभी आ गए सारे लोग? आप लोग नेक्स्ट वाला कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं? जी सर, मैं तो कर रही हूँ, मैंने तो पे भी कर दिया, मेरे बुक्स भी आ गए। अच्छा, थर्ड लेवल का जो प्रभाकर है। हाँ जी सर। अच्छा कोर्स है, उसमें भी थर्ड लेवल में ना एक्चुअली एक नई चीज आपको सिखाई जाएगी, अष्टक वर्ग। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। उससे मेरा तो अच्छा मेरी तो प्लानिंग पीएचडी तक की है। नहीं क्या? मेरी तो प्लानिंग पीएचडी तक की है। अच्छा गुड। मतलब मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी, बट वो जॉब की वजह से नहीं कर पा रही थी। अच्छा। तो अब तो ऑफिस बंद हुआ है कोरोना की वजह से, तो मैंने कहा अभी टाइम में कर लेती हूँ। बहुत सारी चीजें ना इसमें, जैसे गोचर वगैरह लगाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसे कैसे हम इंटरप्रेट करें। तो उसमें बड़ा आसान होता है अष्टक वर्ग, बिल्कुल एकदम, मतलब कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों उसमें बिल्कुल क्लियर निकल के आती है। मतलब शुभ है अशुभ है, कितना शुभ है कितना अशुभ है, ये बहुत अष्टक वर्ग का सबसे बड़ा फायदा ये है। एक तो ट्रांजिट का, प्रेडिक्शन का, और उसके अलावा उसमें एक वो भी है, क्या कहते हैं, मुहूर्त का पार्ट भी है। वो बहुत काम की चीज है, क्योंकि लोग बहुत सारे पूछते हैं, बताते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, कैसे शुभ है, कैसे अशुभ है, क्या अच्छा होता है, क्या गलत होता है, वो सारी चीज उसमें। और एक बट ऐसे भी नॉर्मली 4th लेवल तक तो करना ही, मतलब अगर किसी को एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो 4th लेवल तक तो करना ही है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी आदमी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो वो ये सोच के आता है कि इनको तो सब आता है, इनको सब मालूम है। वो ये नहीं सोचता कि ये इनकी स्पेसिफिक फील्ड ये है या ये है। वो ये नहीं कहेगा कि इनको मुहूर्त का नहीं पता है, या इनको प्रेडिक्शन का नहीं पता है, या इनको कैलकुलेशन नहीं पता। ठीक है, तो वो एक मतलब एक कंप्लीट पैकेज समझ के आता है। और अगर कोई छोटी सी भी चीज अगर उस व्यक्ति को नहीं आती है, और वो भले ही उसी चीज मास्टर भी है, प्रेडिक्शन में तो मास्टर भी है, और कैलकुलेशन की अगर छोटी सी उसको नहीं पता, सपोज कीजिए कि ये नहीं पता उसको लगन कितने घंटे होता है, और उसने कहीं मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज को चेक कर लिया ना, तो इसको नहीं आता, इसको नहीं पता, तो पता नहीं है सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनके मन में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर बड़ा कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है तो टीचर से ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई इनको सब कुछ आता है, कोई भी चीज पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दे देंगे। और सर जिनके लिए भी हम कोई भी उपाय बता रहे हैं या कोई भी कुछ, तो उनके पास वो मतलब अफेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज फिर फायदा क्या है, इतना कुछ हम कर रहे हैं, फिर उनको लगेगा कि इन्होंने पता नहीं क्या किया, हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। हाँ, तो वो भी एक चीज है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो
मतलब किताबों में लिखी गई हैं, लेकिन पूरी नॉलेज ना होने की वजह से कुछ चीजों को हम आंख बंद करके ऐसे मान लेते हैं। जी सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत क्लियर सा एग्जांपल है कि कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है ना, उसके आसपास उल्टी गिनो, ऐसे अच्छा। कॉन्सेप्ट होता हम्म। है ना। अब आप अगर एस्ट्रोनॉमी समझते हो, अगर आपने समझा कि रेट्रोग्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, तो क्यों उल्टी गिनेंगे, जी। है कि नहीं। तो आपको अगर पूरी परफेक्शन नहीं है एस्ट्रोनॉमी की और एस्ट्रोलॉजी की, तो फिर कहीं ना कहीं ना मन में डाउट हो जाता है। फिर हम डाउट हो जाता है। अगर सही भी बात मान लेते हैं, कोई हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो फिर एनालिटिकल माइंड हमारा नहीं सोच पाता है कि ये क्यों है ऐसा, बस ऐसा क्यों है पता नहीं, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी नॉलेज हो तो कंप्लीट हो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो आपकी इच्छा है, यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। तो मेरा तो है ऐसे, पता नहीं कहाँ तक जा पाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट 4th लेवल तक तो जाऊंगी। उसके बाद पीएचडी की भी मैंने सोच रखी है कि आगे करना है, बाकी पता नहीं सर। आप लोग आशीर्वाद है तो हो जाएगा नहीं सर। अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और जिस तरह से आप अभी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और अभी जो लोग नहीं कर रहे, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ कि वो क्यों सोच रहे हैं, ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपने इतना टाइम मतलब लगाया है इसमें। और बाई चांस की बात है, यू आर लकी की, और आई एम ऑल्सो लकी कि आप लोग मुझसे मिले, और आप लोगों के लिए मैं मिला। ये मैं एक बिल्कुल सर, वो तो है ही। की बात नहीं कह रहा हूँ, बट दिस इज वेरी ट्रू। आज की डेट में सही सिखाने वाले नहीं मिलते हैं। बहुत रेयर है सर जो अच्छे से हाँ, सिखाए और तो अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करे, वो बहुत रेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो इधर उधर से सीखे हुए होते हैं, वो रटी रटाई बातें बोलते हैं। उन्हें नहीं पता कि लग्न कुंडली क्या होती है, नवांश कुंडली क्या होती है, ये D10 क्या होता है। बस ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब सवाल का जवाब नहीं वही है बट ना। इसमें तो हर चीज के पीछे लॉजिक है ना, कि अगर ये है तो इस तरह से करना चाहिए, तो इसके पीछे ये लॉजिक है। हर सही चीज में बात एक है लॉजिक ढूंढते हैं। क्योंकि कोई भी साइंस को अगर आप लॉजिकली पढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जी। बात आप मानते हो कि नहीं, कि अगर अगर आपको मालूम है कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं, तो उसका लॉजिक मालूम, तो आप 100% हर बार बोलोगे हाँ 2 बाई 2 4 होता है, किसी से भी आप इस बात पे जस्टिफाई कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि आपको आगे भी करना चाहिए। अगर जो सोच रहे हैं तो वो ना सोचें, आगे करें। और जो शेड्यूल अच्छा। वगैरह है वो तो आपको मैडम बता देंगी, वो अच्छा सर, एक मतलब एक कुंडली में देख रही थी, जैसे वो उपाय वाला आपने बताया था कि उसको प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें ऐसा ये था कि उनको ना नवंबर दिसंबर के टाइम पे उनको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। तो उनको ये है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम और है नहीं, थोड़ा सा कोरोना की वजह से फाइनेंशियल थोड़ी सी चल रही है, अदरवाइज मतलब फैमिली लाइफ भी अच्छी है, अपना घर बार भी है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई बहन के साथ रिलेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको ना एक नवंबर दिसंबर के टाइम पे, लास्ट नवंबर जो 2019, तो उसमें थोड़ा उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। तो उनको ये है कि आगे चल के मुझे फिर वो दोबारा ऐसा ना हो, तो किस वजह से होता है, तो मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आया सर, एक बार देखेंगे आप। अच्छा मैं देखता हूँ इसमें। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 25 जुलाई 1966। 26 जुलाई 1966, ठीक है। हाँ, 2:53 AM। और प्लेस? और ये है सर, ये वेस्ट बंगाल में एक सिटी है कॉन्टाई करके, CONTAI। हाँ ये है सर। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। हाँ जी, हाँ जी सर। मंगल गुरु शुक्र केतु की दशा। अच्छा, केतु में, और 2019 की बात है तो गुरु, और ये अक्टूबर नवंबर की बता रहे हो ना आप? जी जी जी। तो अक्टूबर नवंबर में भी केतु में गुरु चल रहा था, एक तो ये बात थी। और शनि का गोचर कहाँ था उस समय? शनि मेरे नहीं सर, ख्याल ये में 25 जुलाई है, 25 है सर। 25 सर, 6 नहीं है, 25। हाँ। आपको दशाओं का फर्क आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो केतु क्योंकि वो में, बुध। हाँ केतु में गुरु की दशा चली, गुरु मार्केश की दशा है, उस वजह से प्रॉब्लम आई होगी।
कोई स्टमक से रिलेटेड या कोई ऐसी यूरिनरी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम आई थी क्या? नहीं, उनको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी सर। हार्ट की प्रॉब्लम तो सूर्य इसमें चंद्रमा की राशि में है और केतु तुला राशि में है। अच्छा, तो सूर्य का बुध के 1 1 2 3 4 5 6 नहीं, इसमें ऐसा कोई मेजर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखो ना, अब केवल यही है कि सूर्य जो है वाटरी साइन में है, तो थोड़ा सा वीक हुआ, बट अपने फ्रेंड के साथ है, अपने फ्रेंड की राशि के साथ है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है लग्न पर, और कोई ऐसी मेन प्रॉब्लम नहीं है। खाली एक ये है कि हाँ, मून केतु का साथ है, तो ये चंद्रमा को इसने प्रभावित किया होगा, और गुरु मार्केश की दशा थी, यही प्रॉब्लम है। और गुरु की दशा तो अब जा चुकी है, शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा फिर गोचर में देख रहे 1 2 3 4, तो शनि, अच्छा, ये भी कारण है कि ये शनि की इनकी ढैया भी चल रही थी, तो अच्छा, वो हाँ, तो ये 8th हाउस पे चल रही थी, तो ये तो प्रॉब्लम। ढैया भी तो सर, अभी तो शनि 10th हाउस में, तो ढैया तो अभी चलेगी, मतलब इनके 4th हाउस हो रहा अभी है ना। अप्रैल 2023 तक रहेगा इनका, अप्रैल 2022 से 23 है, 22 होगा, अप्रैल 2022, अप्रैल 2022। और गुरु भी ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी था, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा मेजर इशू। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर इनको इनको एक पन्ना तो पहनना चाहिए ना, क्योंकि इनका जो बुध है वो चंद्रमा के साइन पे, तो एनिमी साइन पे है ना। हाँ, और दूसरा ये है कि मंगल का भी दान करना चाहिए, क्योंकि इनका जो रोगेश मंगल है वो इनके लग्न के ऊपर है। अच्छा, मंगल का दान। हाँ, और सर फिर उनको फिर बुध का वो जप और एक पन्ना पहना तो वो ठीक रहेगा ना, फिर उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, देखो, बुध के हार्ट के लिए, अगर हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सूर्य को जल देना चाहिए, तो वो तो देते हैं, वो तो देते हैं। ठीक है। और हाँ, दूसरा है कि पन्ना पहन लें, और तीसरा है कि मंगल का उपाय करें, कुछ दान करें, इसको अपने से दूर करें, अच्छा, क्योंकि ठीक है सर। ये शो करके लगना है, इसलिए कहा। ठीक है सर, और गुरु थैंक का यू सर, मंत्र याद थैंक। करें, क्योंकि गुरु सब इसमें मार्केश है, इसका मालूम है। अच्छा सर, एक चीज और था कि पन्ना जैसे उसमें लिखा हुआ था कि गोल्ड में पहनना चाहिए, तो अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर चल जाएगा, या फिर कौन सी धातु, मतलब गोल्ड तो काफी एक्सपेंसिव है। पंच धातु में पहने, पंच धातु। चांदी में नहीं पहनना। अच्छा, पंच धातु में पहन ले। हाँ, तो वो तो बहुत सस्ता ही होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। अच्छा अच्छा। और ऐसा भी करते हैं, मतलब चांदी की अंगूठी बना करके ना, और फिर उसके ऊपर बाकी जो मेटल होती है, पाई वाला है, उसके जो है डॉट्स लगा देते हैं, अच्छा। ऐसे भी करते हैं, तो हाँ, तो जैसा वो तो पंच धातु को बोल रहे हैं, तो वो पहन लेंगे। और बुध का एक वो जप हो जाएगा। और सर वो रति का तो वही हिसाब है ना, कि जितना वेट है उसका 10% करके। बुध का मंत्र जाप नहीं चाहिए, गुरु का मंत्र जाप चाहिए, मार्केश का मंत्र जाप चाहिए। बुध का तो रत्न हो गया, हाँ। बुध का रत्न हो गया, गुरु का मंत्र जाप हो गया, मार्केश का मंत्र जाप हो गया, और जो रोगेश मंगल है उसका दान होगा। 3 चीजें होगी। अच्छा, और चौथा सूर्य को जल देना, क्योंकि उनको हार्ट है, तो 4 चीजें होगी। सर इनको केतु की रेमेडी नहीं करनी चाहिए? केतु की महादशा चल रही है और केतु 5th हाउस में है, और जुपिटर के साथ प्रॉब्लम भी दी उसने, तो कुछ केतु की रेमेडी। केतु की महादशा की वजह से ये हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, आपको ये लगता है? मतलब केतु सर होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ करा ही देता है कभी कभी, इवन सर्जरी नहीं, तक। अगर ये केतु सूर्य के साथ होता ना, तो हो ही जाता सर वो तो ज्यादा प्रॉब्लम, हाँ, तब प्रॉब्लम रहता। हाँ। इसमें केतु मून के साथ है, तो इनको जो है ना, भले ही चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, इनको नहीं, मेंटली अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है ऐसे, बट उस टाइम हुआ था तो उनको थोड़ा डर है इस चीज का कि दोबारा रिपीट हुआ ना ना। हो। देखो, जो केतु मून के साथ है, तो वो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन के ऊपर इफेक्ट डाला है, हाँ हाँ हाँ। तो इतना प्रॉब्लम था नहीं, उससे ज्यादा ही डर गए। हाँ हाँ, वो डॉक्टर भी डरा देते हैं ना सर। केतु करता भी है ना कि मतलब, हाँ, केतु ऐसा करता भी है, क्योंकि अननोन फील्ड है। मतलब आपको वहम क्रिएट कर देता है कि ये होगा। हाँ। लेकिन सर वो जो ढैया है उसके वजह से तो नहीं था कि ढैया स्टार्ट हो रहा था दैया शनि से का। हो सकता है, यस, दैया की वजह से भी हो सकता है। ढैया की वजह से, उसमें हाँ। चंद्रमा जो है ना 22 डिग्री का है, देखो, तो चंद्रमा 22 डिग्री का है, तो इनके यहाँ से शनि निकल भी जाएगा, तो उसके 7 महीने बाद तक असर रहेगा,
क्योंकि 15 से 22 डिग्री 7 डिग्री ज्यादा है, और 7 डिग्री शनि को और ज्यादा चलना पड़ेगा इधर राशि में आने के बाद भी, तब जाकर के तो यानी कि अप्रैल से 7 महीने आप जोड़ लें तो नवंबर 2023 पहुंच जाएगा इनका, नवंबर 2023 तक इनको ऐसा रहेगा, तो इनको तब तक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर शनि तो फिर अपने 10वें घर में आ जाएगा ना, मतलब हाँ 10वीं राशि में आ जाएगा तो ज्यादा शनि अपनी ही राशि में भी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा से जब चौथे होता है तो शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। तो 10वीं दृष्टि होने की वजह से चंद्रमा उसमें पीड़ित रहता है, तो इसलिए भी कहा गया है कि वो जब चंद्रमा से शनि चौथे हो तो ढैया होती है। हाँ। तो चौथे होती है ढैया, इसका मतलब ये है कि शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो इनडायरेक्ट वे में उसको समझाया गया है, 10वां ना कह करके वो चौथे पे कंसंट्रेट किया गया। इसी तरह से जब चंद्रमा से अष्टम हो जाता है शनि तो भी ढैया होती है, तो भी ढैया होती है। हाँ, तो कोई भी लग्न से या चंद्र से जब कोई अष्टम में कोई नेगेटिव प्लैनेट मूव करता है, अब इनका क्या है कि वो चंद्रमा से चौथे और लग्न से अष्टम है। हाँ जी, आज की डेट में शनि। हाँ जी, तो इसलिए इनको ये शनि की वजह से इनको एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी, एक अननोइंग फियर है, और दूसरा इनका हेल्थ का भी इशू है। करेक्ट। ये तो जैसे ही शनि यहाँ से निकलेगा तो फिर थोड़ा आराम हो जाएगा। तो वो 40 वगैरह तो पढ़ते हैं सर, वो सूर्य के जल देते हैं और 40 भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक है, हनुमान जी का उसमें, क्योंकि बुध के लिए मंगल तो वैसे भी नेगेटिव होता है ना, अकारक हो जाता है, और उसमें शत्रु भी है, लग्नेश का शत्रु भी है, इस वजह से। और यही चीज अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसमें अगर बुध में मंगल होता तो और ज्यादा हार्मफुल होता। अच्छा। क्योंकि लग्नेश में षष्ठेश की दशा हो जाती, तो कनेक्शन हो जाता, 1:6 का कनेक्शन हो जाता, तो इसलिए खराब हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करनी थी वो उसके बारे में, दशा के बारे में, विंशोत्तरी दशा के बारे में। तो विंशोत्तरी दशा के बारे में आप कुछ लोग जानते ही होंगे कि किसी भी हॉरोस्कोप को पढ़ने के लिए विंशोत्तरी दशा देखी जाती है, और ऐसे तो दशाएं जो होती हैं 42 टाइप्स की होती हैं। विंशोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, कालचक्र दशा है, अष्टोत्तरी दशा होती है, और षोडशोत्तरी दशा होती है, और भी दशा, जैमिनी दशा भी होती है, वर्षफल की पात्यांश दशा होती है। तो दशाएं होती हैं 42 टाइप्स की। तो अब ये सवाल आता है कि दशा इंपॉर्टेंट और गोचर इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गोचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दशा, बट फिर भी गोचर के साथ साथ दशा का भी देखना जरूरी है, और इसमें विंशोत्तरी दशा ही ऐसी दशा है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी गई है। तो विंशोत्तरी का मतलब क्या है? विंश प्लस शत प्लस उत्तरी। विंश मतलब 20, संस्कृत का वर्ड है विंश, विंश मतलब 20, शत मीन्स 100, तो 20 और 100, और उत्तरी का मतलब होता है अबव देन 100, तो मतलब 100 के ऊपर 20, उत्तरी मतलब आफ्टर, तो 100 के बाद 20 और, तो 120। तो इस तरह से विंशोत्तरी का जो वर्ड मीनिंग बन जाता है वो बन जाता है 120 ईयर। 120 ईयर की टोटल एक साइकिल पीरियड होता है। तो ह्यूमन बीइंग तो जो है वो 100 साल का मैक्सिमम मान लो आप, उससे ज्यादा नहीं होता, बल्कि कम ही रहता है, लेकिन विंशोत्तरी दशा 120 साल की कैलकुलेट की जाती है। तो ये तो इसका एक वर्ड मीनिंग है। दूसरा ये है कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो उसको निकालने का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि भाई चंद्रमा, जन्म के समय में चंद्रमा किसी राशि में होता है और किसी नक्षत्र में होता है, ठीक है। तो वो राशि में किस नक्षत्र में है वो हमें निकालना पड़ता है। तो उस नक्षत्र का कोई लॉर्ड होगा, जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा, दशा का सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहां से दशा का सीक्वेंस चलेगा, और दशा का सीक्वेंस फिक्स होता है, और नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ईच विंशोत्तरी दशा, उसका भी जो पीरियड है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जन्म के समय में चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, वहां से हम दशाओं को समझेंगे। तो उससे भी पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नक्षत्र इनटू साइन, फिर राशियों में नक्षत्रों का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम उसको समझना पड़ेगा। पहले भी ये रत्न की क्लास में आपको बताया गया होगा
और हो सकता है कि आपको ठीक से नहीं समझे। मैंने आज एक टेबल निकाली है आपके लिए, बहुत अच्छी टेबल है, तो उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि राशि और नक्षत्र किस तरह से एक दूसरे में मिले हुए हैं। मतलब कि राशि और नक्षत्र आप ऐसे समझे जैसे दूध और पानी की तरह मिले हुए। तो जिस तरह से हम एक राशियों के बीच में नक्षत्र को मिक्स कर देते हैं तो कैसे और उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आपको बताऊं। तो पहले हम उसको समझें चार्ट को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विंशोत्तरी दशा कैलकुलेशन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, विंशोत्तरी शब्द का जो संधि विच्छेद करते हैं दो शब्द बनते हैं, विंश शत और उत्तरी, यानी कि 100 के ऊपर 20 यानी 120। तो इस तरह से विंशोत्तरी दशा का एक जो साइकिल होता है वो 120 साल का होता है। और ये जो दशा होती है जन्म नक्षत्र के लॉर्ड के ऊपर आधारित होती है। तो हर दशा के नंबर ऑफ ईयर्स और उसका सीक्वेंस, वर्ष और क्रम दोनों इसमें निश्चित है। तो अलग अलग दशाओं में ये दशा, कई तरह की दशाएं होती हैं। इसमें जो सबसे अधिक प्रचलित है वो विंशोत्तरी दशा है। तो किसी भी फलादेश के लिए कुंडली में योग देखते हैं, दशा देखते हैं और गोचर देखते हैं। तो दशा के द्वारा जो है ये घटना का काल निर्धारण होता है, यानी कि कैसी इवेंट होगी, कैसा समय चल रहा है, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जन्म नक्षत्र पे आधारित है। तो कैसे होते हैं ये राशि और नक्षत्र का डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये तो आपको पहले ही बताया कि 360 डिग्री का एक जोडिएक होता है, उसके 12 डिवीजन होते हैं, फिर उसके जो है एक जो डिवीजन होता है वो राशि बन जाती है। तो इसी 360 डिग्री के जो 12 के 27 डिवीजन कर दें तो एक डिवीजन जो बनेगा 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। और ये जो 13 डिग्री 21 मिनट होता है इसको हम एक नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। तो ये राशि, ये हर राशि 0 से 30 30 30 होती है। इसी तरह से हर नक्षत्र जो होगा 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। अब ये किस तरह से राशियों के बीच में नक्षत्र इन्वॉल्व है उसको हम देखते हैं, वो मैं आपको बताऊं। आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से इसमें बनाया गया। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए 12 राशियां हैं हमारी। तो ये 12 राशियों को मैंने पहले 3 कॉलम में बांट दिया, 1 2 3 और 4। तो हर कॉलम में 4 राशियां आ गई। ठीक है, फिर इन 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्रों को इन्हीं 12 राशियों में एडजस्ट करना है। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट होती है। तो जहां पे उसकी 30 डिग्री पूरी हो जाती है राशि की, तो वहां से हम नक्षत्र कट ऑफ कर देते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आएंगे। 27 2.25 आएंगे। इंग्लिश बुक में है सर ये? 1/4 हो जाएगा तो 0.25। तो 2.25 कैसे करेंगे? यानी कि 2 नक्षत्र तो पूरे पूरे आएंगे और जो तीसरा नक्षत्र होगा उसका 1/4 पार्ट आएगा। तो हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में से अगर एक चरण ऊपर ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया, ये पहला नक्षत्र पूरा हो गया, फिर 4 चरण आ गए, फिर दूसरा नक्षत्र ले लिया, उसके 4 चरण आ गए, फिर तीसरा ये नक्षत्र का नंबर लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है। तो ये तीसरे नक्षत्र का सिर्फ एक चरण लिया है इसमें। 4 चरणों से 4 में से एक लिया, 3 छोड़ दिए। तो एक नक्षत्र जो हो गया वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो यानी कि अगर कोई प्लेनेट है वो मेष राशि में है, अगर वो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो हम बोलेंगे वो अश्विनी नक्षत्र में होगा। ठीक है, अब 13-20 से आगे चले, भरणी नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है और फिर वो भी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। तो इसका जो एंड आएगा भरणी नक्षत्र का, वो कहाँ पे आएगा? 13-20 प्लस 13-20, तो यानी 26-40 हो जाता है। तो यानी अगर कोई प्लेनेट मेष राशि में है और वो 13-20 से 26-40 के बीच में है, तो हम बोलेंगे भरणी नक्षत्र में होगा। ठीक है, अब 26-40 से आगे कितना बच गया? 3-20 बच गया। 3-20 का एक चरण बन जाता है। तो ये देखिए 26-40 से 30, ये 3-20 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 26 और 3 29 और 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 मिनट का 1 डिग्री बन जाता है। तो 29 और 1 30 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण हो जाता है। तो इस तरह से मेष राशि में पहला नक्षत्र पूरा, दूसरा नक्षत्र पूरा, तीसरे का एक चरण।
तो ये 9 चरण पूरे हो गए। इसी तरह से फिर हम वृष राशि की तरफ चले, तो वृष राशि में क्या होगा, फिर वो 0 से 30 डिग्री के बीच में राशि आएगी, और उसमें जो कृतिका नक्षत्र था जिसका एक चरण पहले यूज कर चुके थे, उसके 3 चरण नेक्स्ट वाले में चले जाते हैं, और 3 चरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, तो 3 चरण की वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि 3 9 और 20 के 60 और 60 मिनट का एक डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा 10 डिग्री पूरा हो जाता है। तो अगर कोई प्लेनेट वृष राशि में है, तो वो 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो हम बोलेंगे कृतिका नक्षत्र में। ठीक है, फिर कृतिका के बाद अगला नक्षत्र लें, उसके चारों चरण आ जाएंगे, क्योंकि 9 चरण पूरे करने होते हैं हर राशि में। तो 4 चरण कितने होंगे, 13-20 के होंगे। तो 10 से आगे चले 13-20, तो कितना हो जाएगा, 23-20 तक हो जाएगा, यानी 10 से 23 डिग्री 20 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे ये हर नक्षत्रों के स्वामी लिखे। ठीक है, तो 4 चरण यहाँ हो गए, तो 3 और 4, और फिर अगले में 9 में पूरा करने में कितने रह गए, 3 और 4 7, तो 2 9 हो गए, तो 9 चरण पूरे हो गए, वृष राशि पूरी हो गई। तो 2 चरण कितने में होंगे डिग्री में, 3-20 3-20 6-40 का हो जाएगा। तो 23-20 में 6-40 जोड़ेंगे, तो 23-6 29 और 40-20 60, तो 29 और 1 30 डिग्री पूरी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 2 चरण बाकी रह गए, तो उसके 2 चरण नेक्स्ट वाली राशि में चले जाएंगे, यानी मृगशिरा के 2 चरण की वैल्यू 6 डिग्री 40 मिनट। तो 0 से 6:40 तक हो गया मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र। फिर उसके बाद 6:40 से 20 डिग्री पूरा नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और जो चारों चरण होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में, और 2 और 4 6 हो गए चरण पूरे यहाँ। तो फिर 9 चरण पूरे करें, 3 चरण यहाँ आ गए, तो 3 चरण की वैल्यू कितनी, 10 डिग्री, 10 डिग्री यानी 20 से 30 डिग्री। तो 20 से 30 डिग्री के बीच प्लेनेट है मिथुन राशि में, तो हम बोलेंगे वो पुनर्वसु नक्षत्र में। फिर अब पुनर्वसु का एक चरण भी बाकी रह गया, तो यहाँ पर एक चरण नक्ष राशि में चला गया कर्क राशि में, और एक चरण जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो 0 से 3:20 है, कर्क राशि में है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में। फिर उसके बाद नेक्स्ट के चारों चरण, तो चारों चरण कितने हो गए, 13-20 के होंगे, तो 3:20 से 13-20 जोड़ 16:40 तक हो गया। तो पुष्य नक्षत्र के ये चारों चरण हो गए। फिर अगले के भी चारों चरण आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें 9 पूरे करने, 1 4 5 और 4 9। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कर्क राशि 3 राशियां पूरी हो गई, और 9 नक्षत्र भी कंप्लीट हो गए। तो आपको ये बताया भी था कि जब यहाँ पे नई राशि शुरू होती है, तो नया नक्षत्र शुरू होता है, और यहाँ पे राशि कंप्लीट होती है और नक्षत्र भी कंप्लीट होता है। इसीलिए जो पहली वाली लाइन है ऊपर वाली, अश्विनी मघा मूल और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इनको हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। गंडमूल का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ समथिंग, और मूल का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ समथिंग, और गंड का मतलब होता है एंड ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर राशि भी स्टार्ट हो रही है, नक्षत्र भी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे राशि भी खत्म हो रही है और नक्षत्र भी एंड हो रहा है। और इसके बीच में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि राशि और नक्षत्र स्टार्ट हो रहे हो या एंड हो रहे हो। हर जगह पर जो है मतलब यहाँ पे नक्षत्र इनकम्प्लीट रह गया है, यहाँ भी नक्षत्र इनकम्प्लीट रह गया, यहाँ भी नक्षत्र इनकम्प्लीट रह गया, यहाँ पे आकर के राशि और नक्षत्र दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो जिस तरह से शुरू के 4 राशियां 9 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं, इसी तरह से अगली 4 फिर अगली 4, और इन सब के लॉर्ड देखो, अब यहाँ पर ये लॉर्ड, तो अश्विनी का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, केतु, भरणी का शुक्र, कृतिका का सूर्य। अब कृतिका ऊपर भी आ रहा है, कृतिका नीचे भी आ रहा है, तो यानी कि अगर किसी का चंद्रमा मेष राशि में 26-40 से 30 के बीच होगा, तो उसकी दशा सूर्य से स्टार्ट होगी, या वृष राशि में 0 से 10 डिग्री के बीच होगा चंद्रमा, तो भी उसकी दशा सूर्य से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, और जो विंशोत्तरी दशा का डिसीजन होता है वो नक्षत्र लॉर्ड के बेस पर होता है। तो अब इसके हिसाब से हम कैसे निकालें कि उसकी कौन सी दशा किस समय उसके जन्म के समय में होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कौन से ग्रह की दशा होगी। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि किस नक्षत्र में जन्म है, तो नक्षत्र का नंबर निकालना पड़ेगा। दूसरा होता है कितनी दशा बैलेंस रह गई, क्योंकि दशा तो तब पूरी मिलती है जब उसके नक्षत्र के स्टार्ट में मिलेगी, जब जन्म हुआ। और चंद्रमा का जो डिग्री है, उसके जन्म के समय में 0 डिग्री पे ही नक्षत्र पे जन्म हुई तो जरूरी नहीं है।
ठीक है ना। अब जैसे ये मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म होता है और 0 डिग्री पे होता है, तो उसको केतु की पूरी पूरी दशा मिलेगी, और केतु की दशा होती है 7 साल। अब अगर मान लीजिए किसी का जो जन्म हुआ वो अश्विनी नक्षत्र के सेंटर में जाके जन्म हुआ, तो सेंटर कहाँ पे होगा, यानी 6.5 डिग्री 13 का आधा और 10 मिनट का आधा, 20 मिनट का आधा 10 मिनट, यानी कि लगभग 6 डिग्री 40 मिनट पर वहां पर जाकर के मिड होगा। तो अगर मान लीजिए किसी नक्षत्र के मिड में जन्म होता है तो आधा नक्षत्र चला गया, तो यानी कि आधी दशा बाकी रहेगी। तो 7 साल की दशा होती है तो फिर 3.5 साल की दशा रहेगी। तो इसी तरह से हम पहले ये निकालेंगे कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है और कितना बाकी रह गया। तो जितना बाकी रह गया उतने के रेशो में उसकी बैलेंस ऑफ दशा हो जाती है। फिर जैसे केतु की 3.5 साल की दशा बाकी रहेगी सपोज, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें 3.5 साल आप जोड़ दीजिए, तो वहां पे एंड ऑफ केतु आ जाएगा। फिर उसके बाद जहां पे एंड ऑफ केतु होगा वो होगा स्टार्ट ऑफ वीनस। फिर उसके बाद आप पीरियड जोड़ते जाएंगे तो इस तरह पूरा एक साइकिल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये नक्षत्र का चार्ट समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा कि दशा कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो अब इनकी दशा के कितने साल होते हैं और इनके सीक्वेंस क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसमें पूरी कैलकुलेशन वही समझाई गई है, तो कैलकुलेशन मैं यहाँ पूरा नहीं ले रहा हूँ, खाली मैं आपको उसका कैलकुलेशन मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरह से हम निकालते हैं। केतु की टोटल दशा 7 साल की होती है, तो जितना भी उसका बैलेंस ऑफ नक्षत्र रह जाएगा उतनी रेशो में उसकी दशा रह जाएगी। आधा नक्षत्र रह गया तो आधा पीरियड रह जाएगा, 1/3 रहेगा तो 1/3 पीरियड रह जाएगा। अब देखिए शुक्र है, शुक्र 20 साल की होती है। अगर मान लो नक्षत्र की वैल्यू जैसे 13 डिग्री 20 मिनट होती है और उसमें 1/4 पार्ट चला गया है, तो यानी कि उसकी 5 साल की दशा रह गई, निकल गई और 15 साल की बच गई। ठीक है, तो ये जिस तरह से नक्षत्र लॉर्ड का सीक्वेंस है उसी तरह से यहाँ पे दशाओं का भी सीक्वेंस है। तो केतु के बाद शुक्र की दशा आती है, शुक्र के बाद सूर्य की दशा आती है, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि और शनि के बाद बुध। ठीक है, तो ये टोटल आप देखेंगे 120 साल की दशा हो जाती है ना। 7, 20, 27 और 6, 33, तो यहाँ टोटल अलग कर दिया है। 10, 7, 17, 18, 35, 16, 19 हो गया, 16, 9, 25, 10, 35, 35, 7, 42, 52। अब इन तीनों को जोड़ दो आप, तो 33, 35 और 52 को तो टोटल 120 वर्ष हो गए। तो 3 और 5, 8, 2, 10 का 0, 1, 3, 4, 4, 3, 7, 5, 12, 120 साल। तो ये 120 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किस दशा के बाद कौन सी दशा आती है और कितने टाइम की दशा आती है। ठीक है, तो ये मैंने इसको याद करने फॉर्मूला ही बताया था आपको, बू के इशू। हाँ सर याद है, याद है ना, तो याद है सर। तो के शू सू ये आ गया, सू चंगमंग रागुसा है ना, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। अच्छा, अब जिस तरह से महादशाएं होती हैं उसी तरह से उसके हर महादशा के अंदर में 9 अंतर्दशाएं, तो इस तरह से टोटल 6 लेवल की दशाएं होती हैं और हर दशा याद करने का एक बार और बताएंगे सर। हाँ क्या चीज, वही नक्षत्र का लॉर्ड याद रखने का तरीका। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। तो ये तो आपने चार्ट समझ ही लिया होगा, मैं आपको वो बताया था ना लॉर्ड कैसे याद रखना। मैंने बताया था बू के शू सू चंग मंग रा गु शा। ये जो प्लेनेट हैं उनके हिंदी नाम के फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं। जैसे शुरू से चलें तो बू मतलब बुध, के मतलब केतु, शु मतलब शुक्र, सु मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और ये शनि। तो ये नक्षत्र के लॉर्ड कहें या दशाओं का सीक्वेंस कहें, वही चीज है। अब इसमें क्या है, ये जो बुध है इसको लास्ट में ले जाओ, बस ये उठा करके हमने यहाँ लास्ट में रख दिया।
तो यही दशाओं का सीक्वेंस रहता है, के शु सु चंग मंग राहु शाहु, है ना। इसी के साथ आप इसके चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं, ये ओके सर। 7 ईयर, 2 20 ईयर, 2 6 ईयर, चंग 10 ईयर, मंगल 7 ईयर, राहु 18 ईयर, गुरु 16, शनि 19 और बुध 17। तो जिस तरह से ये जो मैंने ईयर लिखे हैं, ये महादशा के साल लिखे हैं। तो 3 लेवल ओके के, सर। हाँ, तो इस तरह से टोटल 6 लेवल की दशाएं होती हैं। ओके सर। पहले होती है महादशा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेजर पीरियड। दूसरी होती है अंतरदशा, इसको बोलते हैं सब पीरियड। फिर आती है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो एक सब लगा देंगे, एक सब ऐड कर देंगे। फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा। इसमें एक और सब लग जाएगा, आगे 3 सब लग जाएंगे। सूक्ष्म दशा के बाद स्वर दशा, इससे छोटे लेवल पे आ गया, और उससे छोटा आता है फिर प्राण दशा। तो टोटल 6 लेवल होते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होते। अब हर मतलब दशा में 9 दशाएं होंगी। जैसे महादशा में, एक महादशा में पहले तो एक साइकिल पीरियड होगा पूरे 9 दशाओं का। उन हर महादशा में फिर हर दशा में 9 अंतरदशाएं होंगी। जैसे मान लीजिए केतु की दशा चल रही है, तो केतु की दशा में फिर 9 अंतरदशाएं आएंगी। फिर दशाओं का सीक्वेंस वही होगा जो हमारा पहले है, के शु सु चंग मंग राहु शाहु। अगर हमारी गुरु की दशा चल रही है तो पहली अंतरदशा गुरु से स्टार्ट होगी। तो जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतरदशा से दशाएं स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें अंतरदशाएं होगी तो 9 हो गई, तो 9 ये होंगी महादशाएं, तो 9 हो गई अंतरदशाएं, तो टोटल कितनी होगी? 81 दशाएं हो गई। फिर इसी तरह से हर अंतरदशा में भी 9 प्रत्यंतर दशाएं होंगी। अगर मान लीजिए केतु में केतु चल रहा है, फिर उसके अंदर भी 9 अंतरदशाएं, फिर केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। फिर हर प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा, फिर उसमें स्वरदशा और प्राण दशा। तो इसको ऐसे ही हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारा महादशा को समझो आप जैसे कि 2020 का सन चल रहा है। ठीक है, अंतरदशा यानी कि उसमें हमारे जैसे 12 महीने आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अभी हमारा सितंबर का महीना चल रहा है। लेकिन जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक पूरे साल हम 2020 ही बोलेंगे, भले ही उससे महीने अलग अलग हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से महादशा एक ही रहती है जितने भी साल की होगी, उसके महादशा के अंदर में 9 अंतरदशाएं आएंगी, तो महादशा सेम रहेगी और अंतरदशा चेंज होती रहेगी। तो ये जैसे महीने हमारे 12 महीने हो गए, फिर हर अंतरदशा में फिर 9 प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, वैसे ही होंगी जैसे हर महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों तक हम एक ही महीना बोलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हर प्रत्यंतर दशा में फिर 9 सूक्ष्म दशा आएंगी। ऐसे ही जैसे कि एक दिन में 24 घंटे, तो कितने बजे हुए? फिर हर घंटे में भी मिनट होते हैं, मिनट के अंदर फिर सेकंड होते हैं। तो इस तरह से ये जो दशा जो होती हैं अलग अलग लेवल पर मतलब छोटी होती चली जाती है। और जो महादशा जितने साल की होगी उसकी अंतरदशा उतनी बड़ी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंतरदशाएं 9 दशाएं अंतरदशाएं होंगी वो डिपेंड करेंगी कितनी बड़ी महादशा है। अब जैसे अगर मान लो शुक्र की दशा है 20 साल की है, तो 20 साल के अंदर 9 ग्रहों की अंतरदशाएं चलनी है, तो उसके इंटरवल बड़े बड़े आ जाएंगे। अब केतु की दशा है, केतु में भी 9 दशाएं आनी है, 7 साल की है, तो उसके इंटरवल छोटे छोटे आ जाएंगे। तो महादशा कौन सी बड़ी है उसके हिसाब से बड़ी अंतरदशा आएंगी और छोटी है तो छोटी अंतरदशा आएंगी। ठीक है, अब महादशा के ईयर तो फिक्स है, जो कि आपको मैंने बता दिया, ऊपर लिख दिया। केतु 7, शुक्र 20, सूर्य चंद्र 6, चंद्र 10, मंगल 7, राहु 18, गुरु 16, शनि 19 और बुध 17। अब इसकी अंतरदशाओं का पीरियड कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा।
अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हमें किस लेवल तक जाना चाहिए? अब आप देखो, जो महादशाएं वो ईयर में है, अंतरदशाएं मंथ में आ जाएंगी, तो ये हमारी जो दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, ये दिनों में आ जाएंगी, तो ये घंटा, मिनट और सेकंड में आएगी। तो ये इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ मून पर, क्योंकि जो हमारी दशाएं निकलती हैं वो डिग्री ऑफ मून पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि हमने देखा था कि नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और 13 डिग्री 20 मिनट में कितना नक्षत्र चला गया उसके हिसाब से बैलेंस दशा हमारी बच जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जितना एक्यूरेट हमारी मून की डिग्री होगी उतनी दशा की एक्यूरेसी हमारे पास होगी। अब मून जो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वहां पर डिग्री, मिनट, सेकंड और सेकंड से भी नीचे जाएं तब जाकर के नीचे लेवल की दशाओं का हम एनालिसिस ठीक से कर पाएंगे। नॉर्मली महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक ही करना चाहिए, इससे नीचे वाली दशाओं की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज हमारे पास जो डिग्री ऑफ मून है वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें महादशा और अंतरदशा से ही रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको और छोटे पीरियड की दशा चाहिए तो आप प्रत्यंतर दशा पे जाए। बल्कि अगर इससे और ज्यादा एक्यूरेसी लेवल चाहिए तो आप बल्कि गोचर अगर देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी दशा हमें सीखनी है, दशा सीक्वेंस भी सीखना है, और कैसे कैलकुलेशन होती है ये बताता हूँ। तो जैसे अब कि हर महादशा में 9 अंतरदशाएं होंगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको उससे समझ आ जाएगा। जैसे मान लिया वीनस की दशा है, तो वीनस की 20 साल की दशा होगी, तो वीनस में पहली दशा किसकी होगी? वीनस में वीनस। फिर दूसरी किसकी आ जाएगी? शुक्र के बाद क्या आता है? सूर्य आता है, ठीक है। तो वीनस, सूर्य के बाद फिर क्या आएगी? चंद्रमा आएगी, मून। फिर उसके बाद चंद्रमा के ऊपर तक यहां तक सीक्वेंस देखते जाइए। देखिए, शुक्र में शुक्र हो गया, शुक्र में सूर्य हो गया, शुक्र में चंद्र हो गया, मंगल हो गया, मंगल हो गया, मार्स। फिर मंगल के बाद राहु की दशा आएगी, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद बुध, और बुध के बाद लास्ट दशा हो जाएगी केतु। अब देखो आप, ये एक सीक्वेंस पूरा हो गया। तो 9 अंतरदशाएं आ गई। महादशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब महादशा निकालने का तो फॉर्मूला सीधा सीधा है कि भाई आप नंबर ऑफ ईयर देख लो। अंतरदशा कैसे निकालो? कितने ड्यूरेशन की होगी अंतरदशा? शुक्र में शुक्र की अंतरदशा कैसे निकालेंगे? तो रेशो वही होता है जो हमारा 120 साल में जो दशा का रेशो होता है, जो कि छठा हिस्सा होगा ना। अगर टोटल दशा 120 साल की है तो उसमें शुक्र का रेशो कितना है? 1/6 पार्ट है, तो वही 1/6 पार्ट 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा इसका फॉर्मूला अंतरदशा निकालने का, वो आपको बताता हूं। अंतरदशा को एडी लिख रहा हूं मैं। तो जिसकी महादशा होती है, महादशा किसकी? वीनस की, तो उसको लिख रहा हूं एमडी। तो एमडी जितनी होगी वो इंटू जिसकी अंतरदशा निकालनी है उसको हम बोलेंगे अंतर एडी, एमडी इंटू एडी और डिवाइड बाय 120। ये फॉर्मूला है अंतरदशा निकालने का। तो जिसकी महादशा है उसके नंबर ऑफ ईयर, जिसकी अंतरदशा होती है उसके नंबर ऑफ ईयर, और डिवाइड बाय 120। तो हमें जैसे शुक्र में शुक्र निकालनी है, तो महादशा शुक्र की हो गई तो 20 साल हो गए। फिर इसमें अंतरदशा भी शुक्र की निकालनी, उससे 20 साल हो गए, और इस टोटल का डिवाइड बाय 120 कर दें। तो 20 इंटू 20 कितना आएगा? 400। 400 डिवाइड बाय 120। इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी उतने ईयर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो एक मतलब सिस्टमेटिक वे है, ये जो आपको फॉर्मूला किताब में बताया गया। अब आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे। तो किसी भी महादशा में अंतरदशा कैसे निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ ईयर महादशा के हैं और जो नंबर ऑफ ईयर अंतरदशा के हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिए, जो वैल्यू आई 400 आई, ठीक है। तो लास्ट डिजिट जो होती है, ये लास्ट डिजिट जैसे इसमें 0 आ रही है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज होंगे।
तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो जाएंगे? 0 डेज। लास्ट डिजिट 0 इंटू 3, तो ये 0 डेज हो गया। और जो बाकी डिजिट बच गया, यानी कि इधर के 2, यानी कि 40 बच गया। ये जो 40 है, दिस इज द नंबर ऑफ मंथ। तो इसमें हम कहेंगे 40 नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, तो 40 महीने, 40 महीने का मतलब कितना हो गया? कितने साल और कितने महीने? 12 साल का, 12 महीने का 1 साल होता है ना? 3 साल। हाँ, तो 3 हाँ, ईयर्स 3 साल 4 महीना और 4 महीने हो गए। ठीक है, तो अब इससे आपको बड़ा आसान हो गया कि 3 साल 4 महीने एक बार में आपको निकल आया। अब इसी तरह से अगर आपको कहें कि वीनस में सन का पीरियड निकालना है, तो वीनस की दशा कितने साल की? 20 साल की। और उसमें सन की दशा कितने साल की होती है? यहाँ से आप देख लो, ऊपर से देख लो, 6 साल है, तो 20 इंटू 6, तो ये हो गया 120। तो अब 120 में कितने 120 हो जाएंगे? 4 महीने 0, हाँ 4 साल। 3, तो 0 डेज हो गए, है ना? और मंथ कितने हो गए? हाँ 120 नहीं, 120 मंथ नहीं, लास्ट डेट को छोड़ देना है। लास्ट डेट नहीं 1 ईयर आ गया सर, 1 ईयर आ गया। 12 महीने रह गए ना। हाँ, तो बस, तो हाँ month, 1 साल। तो ये 1 साल है। तो यानी कि वीनस में सन का पीरियड जो होगा वो 1 ईयर का होगा। अच्छा, एक आप बताओ, अब जैसे वीनस में मास निकालना है, कितने, कैसे करेंगे बताइए? 20 इंटू मास कितना करेंगे? 7 7, ठीक है, तो 140 हो गया। 140। 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने। हाँ, तो 0 डेज हो गए और हाँ। 14 महीने हो गए, 14 महीने, 14 1 साल 2 महीने। ईयर और 2 मंथ। ठीक है, तो आपको ये जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज देखिए, वीनस में सन का पीरियड आया तो 1 साल आया। अगर हम कहें कि सन में वीनस का पीरियड कितना होना चाहिए, तो कैसे क्या वीनस में सन का पीरियड जो है वही सन का वीनस में पीरियड होगा या कम ज्यादा होगा? वीनस में सन या सन में वीनस? सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा सर, सेम ही आना। सेम ही रहेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला हाँ। किया जाएगा वहां पे 6 इंटू 20, तो भी 120 आएगा। तो वहां पर फिर 12 मंथ होंगे, 12 मंथ 0 डेज, और वो भी फिर 1 ईयर होगा। तो ये डेज, जो ये 0 डेज आ रहा है, ये कैसे, मतलब ये समझ 0 डेज मतलब कुछ नहीं। अगर मान लो, देखो, अगर आप देखो सूर्य में केतु निकालना है, सन में केतु कैसे निकालेंगे? सन का पीरियड है 6 साल और केतु का पीरियड हो गया 7 साल, तो ये 42। अब इसमें कितने मंथ, कितने दिन आएंगे? 4 महीना 2 दिन। 4 महीने 6 days, 4 months 6 days। और डेज कितने हैं? 6 days, 6 दिन 6 दिन सर। 6 डेज आएंगे, क्योंकि 2 को हमें 3 से गुणा करना है। हाँ तो ये हो जाएंगे 6 हमारे 4 मंथ और 6 डेज। अब देखिए, वीनस में केतु होता तो ज्यादा होता। वीनस में केतु कितना, देखो आप, 1 साल 2 महीने। वीनस में 1 साल 2 महीने सर। हाँ, तो 1 साल अभी निकाला हुआ है ना। 14 months सर, 14 months। वीनस में केतु। तो देखो, कहने का मतलब ये था कि सन में केतु 4 महीने 6 दिन, वीनस में केतु 1 साल 2 महीने। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सन का पीरियड जो होता है टोटल होता ही 6 साल का है, और वीनस का पीरियड होता है 20 साल का होता है, 20 साल, है ना? तो मैं यही बात कहना चाहता था आपको कि जितनी बड़ी महादशा होगी उसकी अंतरदशाएं भी उतनी बड़ी आएंगी उसी रेशो में। तो सूर्य की 6 साल की है तो 4 महीने है, वीनस की
20 साल है तो 1 साल है। तो जो रेशो हमारा 120 साल में बनता है दशाओं का, वही रेशो आपका अंतरदशाओं में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दशा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये महादशा और अंतरदशा, और तीसरी होती है प्रत्यंतर दशा। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रत्यंतर दशा को लिखते हैं हम पीडी। तो इसका फॉर्मूला होगा एमडी इंटू पीडी इंटू एमडी एडी इंटू एडी इंटू पीडी। अब तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे सन में सन 6 इंटू 6 इंटू 6 और डिवाइड बाई 40। तो 6 इंटू 6 हुआ 36, 36 इंटू 6 जितना आएगा फिर उसको 40 से भाग कर दो तो वो उसके नंबर ऑफ मंथ आ जाएंगे। तो इतने महीने की दशा 200 से अलावा 40। हाँ ठीक। तो ये दशा कैलकुलेशन का सिस्टम था। इस तरह से हम दशा निकालें। तो जो हमारे पास दशा लिखी हुई आती हैं तो वो आप मतलब उसको मतलब बहुत अजीब सी चीज पर समझो आप, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है और उसका लॉजिक ये है, इसका सिस्टम है। और जो बैलेंस ऑफ दशा निकालनी होती है वो आपको बताया मैंने कि कितना वैल्यू आपकी रह गई नक्षत्र की, उसी रेशो में उसके दशा का बैलेंस निकाल सकते हैं। तो वो तो अलग है। सर ये डेज आ जाएंगे ना प्रत्यंतर दशा के? हाँ हाँ, तो ये हमारे पीरियड आएंगे। इन पीरियड्स को हम डेट ऑफ बर्थ में जोड़ेंगे। तो उन डेट ऑफ बर्थ में जब हम जोड़ते जाएंगे तो एंडिंग ऑफ दशा आती चली जाएगी। ठीक है ना, फिर एंडिंग ऑफ दशा आती जाएगी तो उससे फिर पूरा दशा साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो उससे आप किसी भी टाइम भी कोई भी ऐसा देख सकते हैं। और ये आपको मैं इसमें हॉरोस्कोप में दिखाता हूँ कहाँ पे लिखी होती है। देखा तो है आपने, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब आप देखो ये केतु की दशा लिखी है यहाँ पे ना 2 जनवरी 2015 से 2 जनवरी 2022 तक। अब देखो 7 साल का पीरियड हो गया ना, और हमने पढ़ा था कि केतु की दशा 7 साल की होती है जी। और इस केतु में केतु का पीरियड देखो, ये देखो 31 मई 2015 कैसे आया कि केतु में केतु होता है 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 होगा। और 49 का मतलब 4 मंथ 27 डेज। अब आप 2/15 में 4 मंथ कितना हुआ था 7 हाँ, तो 4 मंथ 27 डेज जोड़ के देख लो आप। तो 1 और 4 5 ये हो गया, 1 में 4 जोड़ो तो 5 महीने आ गया, और 2 में अब बाकी दिन जोड़ो तो ये 31 आ गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये सारी अंतरदशाएं हैं। और फिर इसके अंदर देखो ये प्रत्यंतर दशाएं आपको दिखाता हूँ। ये केतु में शनि चल रहा है, तो केतु में ये देखो यहाँ से ये केतु में केतु, फिर उसके बाद दशा का अंतरदशा वहीं से स्टार्ट हो गई और ये 3rd लेवल की हो गई। और छोटे लेवल पे जाना है तो ये देखिए ये सूक्ष्म दशा आ गई, और आगे जाना है ये प्राण दशा आ गई, और लेवल पे जाना है बस से नीचे नहीं है। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और ये प्राण दशा। और तो एक घंटों में चलेगी, यहाँ मिनटों में चलेगी। तो 25 ये 4:51 से 13:15 टाइम तक देते हैं, मिनट तक आप। ठीक है ना। अब अच्छा, अब इसको हम वापस लिख करते हैं। तो केतु की महादशा के बाद कौन सी दशा आनी चाहिए? शुक्र की आएगी। और कितने साल की? 20 साल की आएगी। तो अगली दशा होनी चाहिए वीनस की, और 2 जनवरी 2022 से 2 जनवरी 2042 तक। तो देखिए आता है क्या, ये देखिए वीनस आ गया 2 जनवरी 2022 से 2 जनवरी 2042 तक, 20 साल की दशा होगी। अगली दशा कौन सी होगी? सन की होगी, 6 साल की होगी। तो 42 से 48 तक होनी चाहिए। तो ये देखिए 42 से 48 आ गया। फिर चंद्रमा 10 साल होनी चाहिए, 10 साल 58 होना चाहिए। 40 से 58 आ गया। मंगल होना चाहिए, इसके बाद मंगल की दशा 7 साल मंगल का 58 से 65 होना चाहिए, ये 58 से 65। ठीक है, तो ये दशा। अच्छा, अब इसके बाद आती है प्रेडिक्शन की बात आती है। तो प्रेडिक्शन कैसे करें, मतलब की बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर बना के दे देता है। ठीक है। तो दशा का हम एनालिसिस कैसे करें? तो दशा का एनालिसिस करते समय
ये तो हमें मालूम होना ही चाहिए था कि किस तरह से दशा का सीक्वेंस होता है, कौन से बाद किसकी दशा आती है। तो जब भी कोई दशा आएगी तो वो 3 तरह से फल देती है। एक तो जिस ग्रह की दशा है उस दशा के जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं नैसर्गिक गुण, वो उस व्यक्ति में जरूर होंगे। तो हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि किस ग्रह के नैसर्गिक गुण क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए केतु की दशा से स्टार्ट हुआ तो केतु का नैसर्गिक गुण हो गया मोक्ष देना, आध्यात्म की तरफ झुकाव होना। केतु के बाद दशा आती है शुक्र की, तो जब आदमी बहुत ज्यादा अध्यात्म हो चुका होता है ना, फिर कहते हैं बहुत हो गया, अब थोड़े दिन जा रहा है, मेरे को लग्जरी भी चाहिए, थोड़ा सा ऐशो आराम भी चाहिए, तो फिर शुक्र की दशा का आनंद लेता है 20 साल। फिर उसके बाद दशा आती है सूर्य की, जब उसको बहुत ज्यादा ऐशो आराम मिल जाते हैं, बहुत सुखी हो जाता है, बहुत पैसा पूसा हो जाता है, तो उसको ईगो हो जाती है, मैं राजा, मेरे पास सारी शक्तियां, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ये। तो वो आदमी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता, राजा की तरह समझता, और आई एम ऑलवेज राइट, इस तरह की फीलिंग आती है। अपने लोगों से अलग हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में ईगो आती है तो कोई लोग उसको लाइक नहीं करते। लाइक उसी को करता है आदमी जो थोड़ा झुक के चलता है, लोगों के साथ मिक्स होकर चलता है। तो जब वो देखता है कि सूर्य की दशा में मैं बहुत लोगों से कट गया, मैं अपना ईगो के कारण जो है ना ज्यादा हो गया है, तो फिर वो घुलना मिलना शुरू करता है। चंद्रमा की दशा आती है, फिर डाउन होता है, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पानी की तरह, सबके साथ कोऑपरेट करना, सबके साथ मिलके चलना, सबकी दुख भावनाओं को समझना, सबके साथ हेल्प करना। फिर जब वो हेल्प करता है, इतना लोगों के बीच में जब हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो लोग उसको बड़ा सीधा सिंपल समझने लगते हैं कि तो बेवकूफ किस्म का आदमी लग रहा है। वो कहता है ऐसे कैसे। फिर आती मंगल की दशा, तो वो दिखाता है अपना रौब, तो उसको आता है थोड़ा गुस्सा कि बहुत हो गया मैं भी हूं कुछ, तो वो फिर अपना मंगल का जो दबंग होता है वो दिखाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, मंगल की दशा 7 साल चलती है, थोड़े बहुत दिनों गुस्सा हाव पाव करता है, थोड़ा एनर्जी होती है सब कुछ करने का उसको, फिर कहता है कि क्या है, समझ नहीं आ रही, कुछ कहानी गड़बड़ है। फिर होता है उसको इल्यूजन, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। राहु की दशा चलती है 18 साल की, उसको सही गलत का पता ही नहीं चलता है, और इसी राहु की दशा में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। ठीक है ना। तो सर ये इल्यूशन है इसका मतलब, शादी इज इल्यूशन। तो इसी 18 साल में कहीं जो है शादी वादी कर लेता है, फिर उसके बाद वो घूमता फिरता रहता है, फिर सब उसने सारी अपने जो है कंफ्यूजन, ज्ञान का ऐसा होता है, भ्रम दूर हो जाता है, भ्रम फिर दूर हो अकल आ जाता जाती है। है सर। हाँ, तो भ्रम की स्थिति खत्म होती है, जब भ्रम की स्थिति खत्म होती है तो जो है ना छीका फूट जाता है, तो उसे ज्ञान का एहसास होता है, गुरु का ज्ञान होता है। तो कहते भाई कुछ करवा लो दुनिया में, कुछ लोगों को कुछ आध्यात्म सीख लो, कुछ ज्ञान वाले लो, कुछ पैसा से इकट्ठा कर लो। जो शुक्र की दशा में इकट्ठा किया था, मौज मारी थी, खत्म हो चुका है। तो गुरु की दशा में फिर वो दोबारा से अपने ज्ञान की तरफ बढ़ता है, और फिर उसमें आता है शनि की दशा, और शनि देता है उसको जो है ना एक तरह पेशेंस, थोड़ा आराम। तो कहता है बहुत हमने जिंदगी जी ली, अब थोड़ा सा जिंदगी में आराम भी करना चाहिए। फिर वो शनि की दशा जो है उसको थोड़ा सा रुकाव लाती है, ठहराव लाती है, जीवन में सोचने समझने की शक्ति लाती है, सही गलत का फैसला करने की उसमें क्षमता लाती है, और गलत का गलत सजा और सही का सही फल देना शुरू करती है। तो जब ये हो जाता है तो फिर लगता है कि अब थोड़ा जो है ना अपने बारे में हम बोल भी सकते हैं, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी देख ली। तो उसकी आती बुध की दशा, फिर वो लोगों को उपदेश देना शुरू करता है, जिंदगी में ऐसा होता है, जिंदगी वैसी होती। उस समय में वो हो जाता है 90 साल का, 100 साल का, उस टाइम में कोई उसकी सुनता नहीं। उस टाइम में कई कई बातें वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो बुध की दशा में आती हैं। तो ये मतलब एक पूरा लाइफ का साइकिल है, ये घूमता है, हर एक की लाइफ में घूमता है, और किसी का साइकिल कहीं से भी घूमता है। किसी की स्टार्टिंग शुक्र दशा से होती है, किसी की स्टार्टिंग जो चंद्रमा की दशा होती है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन वो पूरा साइकिल घूमेगा और वही ऑर्डर में सीक्वेंस घूमेगा। तो ये जो दशाओं का सीक्वेंस बनाया गया है, ये बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल है। तो लोग कहते हैं ना कि केतु के बाद शुक्र दशा क्यों, शुक्र के बाद सूर्य दशा ही क्यों,
तो कहीं ना कहीं इस तरह के व्यक्ति में चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आते हैं वो शायद दशाओं के सीक्वेंस की वजह से भी आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तो ये होता है कि भाई जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके जो नैसर्गिक गुण है वो हमें मालूम होने चाहिए, उसके हिसाब से उसमें फल आएंगे। वो चाहे कहीं का भी लॉर्ड हो, कहीं भी बैठा हो, कैसी भी हाउस में हो, कैसी भी स्थिति में हो, चाहे शत्रु राशि, मित्र राशि, नीच का, उच्च का, लग्न में, अष्टम में, छठे में, आठवें में, शत्रु के साथ, मित्र के साथ, किसी भी दृष्टि में कुछ भी हो, लेकिन जो उस ग्रह की नैसर्गिक गुण होंगे उस ग्रह में आएंगे। पहली बात। दूसरी चीज होती है कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है। शुभ भाव का स्वामी है, शुभ फल। अशुभ भाव का स्वामी है, अशुभ फल। फिर उसके स्ट्रेंथ देख लो साथ में कि वो अच्छे भाव का स्वामी है, स्ट्रेंथन है, एक्सॉल्टेड है, तो बहुत अच्छे फल। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर हाउस लॉर्ड अच्छे भाव का है तो इट मीन्स कि उसकी क्वालिटी गुड हो गई। तो गुड और बैड दो चीज चाहिए हमें निकालनी है। गुड का लॉर्ड तो गुड, बैड का लॉर्ड बैड। अब वो कितनी स्ट्रेंथन है तो वो हमें क्वांटिटी बताएगा। एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छा। डेबिलिटेड है, खराब है। तो वो अगर मान लो गुड है और वो डेबिलिटेड है, उसकी पावर वीक है, तो वो बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएगा। देना चाहता है बट नहीं दे पाएगा। अब आपका मान लो कोई फ्रेंड है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उससे फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी प्लेनेट जो आपके लिए फेवरेबल है वो आप निकालिए, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी वो निकालिए। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन सा ग्रह कैसा फल देगा और कितना फल देगा। और तीसरी चीज होती है कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठा है, उसको भी वाइब्रेट करता है। और उससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लग्नेश है, अष्टम भाव में बैठा है, तो वो वीक हो गया है, छठे भाव में बैठ गया वीक हो गया, 12वें भाव में गया वीक हो गया। लेकिन साथ ही साथ वो छठे के भी फल देगा, 8वें के भी फल देगा, 12वें के भी फल देगा, मतलब वो जहां जिस हाउस में बैठा है। तो इस तरह से तीन ये मतलब पोजीशन होती है जिसको हमें एनालिसिस करना होता है। तो कौन सा ग्रह, उसके नैसर्गिक गुण क्या है, दूसरा किस भाव का स्वामी है, उससे हम निकालेंगे कि वो कैसा शुभ फल देगा या शुभ फल देगा, और तीसरा किस हाउस में बैठा है, उस हाउस को भी वाइब्रेट करता है। अब इन तीनों के अलावा ये भी देखा जाता है कि किसकी महादशा किसकी अंतरदशा, इसका भी रिलेशन है कि क्या मित्र ग्रहों की दशा चल रही है, क्या वो शत्रु ग्रहों की दशा चल रही है, या न्यूट्रल प्लैनेट की दशा चल रही है। और फिर उसमें नैसर्गिक शुभ है कि नैसर्गिक अशुभ है। नैसर्गिक शुभ अशुभ का मतलब आपको मालूम ही है, गुरु शुक्र चंद्र बुध नैसर्गिक शुभ है, और बाकी जो है सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये नैसर्गिक अशुभ है। तो जब हम दशा की बात करेंगे तो हम नैसर्गिक शुभता और अशुभता को सेकेंडरी कर देंगे। तो हम वहां पर ये मानेंगे कि भाई ये लग्नेश का स्वामी है, भले ही चाहे शनि है, वो हमारे लिए फेवरेबल है। क्या ये मार्केश का स्वामी है, मारक है, तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, भले ही चाहे वो गुरु जैसा ग्रह क्यों नहीं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी देखा था शुरू में, मिथुन लग्न था, गुरु की दशा थी, उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ। क्यों? गुरु की दशा तो शुभ होनी चाहिए थी, गुरु तो नैसर्गिक शुभ ग्रह, उसको सबसे अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्केश का काम किया। अब बल्कि भले ही हम गुरु की दशा के बाद शनि की दशा उनको शुभ बोल रहे हैं, गुरु के बाद शनि की दशा आएगी, राहु शा तो शनि, तो गुरु की दशा के बाद शनि की दशा में हम राहत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुरु उसमें मार्केश है, शनि भले ही अष्टमेश है, लेकिन उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो 9th हाउस में आती है। तो जब हम शनि का डिसीजन लें तो हम ये कहें कि भाई हमने ये डिसाइड किया कि वो हम शुभता और अशुभता उस पर डिसाइड करेंगे जहां का वो स्वामी होगा। अब स्वामी अब जब हम देखने जा रहे हैं, जो मिथुन लग्न में शनि के स्वामी तो देखने जा रहे हैं, तो उसमें एक 8 का लॉर्ड है, एक 9th का लॉर्ड है। 8 इज द वर्स्ट हाउस एंड 9th इज द बेस्ट हाउस। अब हम क्या बोलें, शुभ बोले या अशुभ बोले? तो कुछ लोग जो उसका जजमेंट नहीं कर पाते हैं क्या बोलते, मीडियम फल देगा। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन टोटली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बीमार है गुरु की दशा में और शनि की दशा उसकी आगे आने वाली है,
तो हमें एक डिसीजन लेना होगा, या तो वो ठीक होगा या और वो बीमार होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं ये तो न्यूट्रल रहेगा। अरे न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, क्या वो तो ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर? 16 साल उसने वैसे निकाल दिए अपने गुरु की दशा में, शनि की दशा आई 19 साल के, उसमें भी आप बोल रहे न्यूट्रल रहेगा, तो प्रिडिक्शन कहाँ रहेगी? तो प्रिडिक्शन के लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन को लेने के लिए जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो किस भाव का स्वामी है, उसमें जब हम कंफ्यूजन होता है तो हमारे पास एक ही पैरामीटर रह जाता है, वो ये कि उसकी जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी मूल त्रिकोण राशि किस हाउस में पड़ती है। तो जब हम उसका ये निकाल पाएंगे कि उसकी मूल त्रिकोण राशि शुभ भाव में पड़ रही है या अशुभ भाव में पड़ रही है, तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। देखिए अगर दोनों राशियां उसके अच्छे हाउस में पड़ रही हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तुला लग्न है, शनि की दशा है, शनि की दोनों राशियां जो आती हैं, एक आपकी आएगी चौथे भाव में और एक राशि आएगी पांचवें भाव में शनि की, और चौथा जो आपका केंद्र भाव है और पांचवा जो आपका त्रिकोण भाव है, तो दोनों में कहीं भी अशुभ नहीं आया, तो आप बिल्कुल आराम से बोल सकते कि हाँ जी शनि इसके लिए शुभ फल देगा। प्रॉब्लम तो तभी आती है कि जब उसका एक पैर लटक रहा हो गड्ढे में और एक जा रहा पहाड़ में, है ना। जैसे एक जो मिथुन लग्न में शनि का हो गया, वो तो चला गया अष्टम में राशि और चली गई 9th हाउस में राशि। प्रॉब्लम तो वहां आती है। उस केस में हम कैसे डिसाइड करें? तो उस केस में डिसाइड करने के लिए यही आपके पास पैरामीटर है, उसकी मूल त्रिकोण राशि किस हाउस में आती है, उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो कैसा बनेगा। अब इसमें भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है। वो ठीक है कि उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है उसकी 9th हाउस में आ रही है तो शुभ फल देना चाहिए, लेकिन क्या तब भी शुभ फल देगा जब शनि 8th हाउस में बैठा होगा? नहीं, तब नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए एग्जांपल इस तरह से आप समझिए कि आपके 2 घर हैं, आप एक टाइम में एक ही जगह रह सकते हैं, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2। एक यहाँ पे है आपका दिल्ली में जैसी जगह पर है, और एक जगह है आपका कहीं मान लो ऐसी वर्स्ट प्लेस में। तो जब आप जिस घर में होंगे वहीं के तो फल देंगे, भले ही आपका अच्छा घर दिल्ली का ही क्यों नहीं है। एक एग्जांपल की बात है, जैसे मिथुन लग्न में शनि का जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो अच्छा घर है वो 9th हाउस है, और उसका जो खराब घर है वो 8th हाउस है। लेकिन वो जिस समय में कुंडली में है वो बैठा हुआ था खराब वाले हाउस में, 8th हाउस में, तब आप 9th हाउस के फल नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप तो हो ही नहीं वहां, आप तो बैठे हो अपने घर में 8th हाउस में। उस हाउस को आप इनहेंस कर रहे हो, 8th हाउस को इनहेंस कर रहे हो, तो फिर आप 9th हाउस के फल नहीं दे पाओगे, भले ही आपकी मूल त्रिकोण राशि या दूसरे शब्दों में आपका अच्छा बड़ा घर अच्छी जगह पे भी क्यों नहीं है, तो भी नहीं दे पाओगे। मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या हुआ कि उस ग्रह का अच्छा बड़ा मतलब ज्यादा लग्जरियस हाउस वो है जहां पे उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर ठीक है, नेचुरली वो मूल त्रिकोण राशि के फल देने थे। या 8th हाउस में बैठा है तो फिर उसमें भी पक्का है कि वो 8th हाउस के फल देगा, नेगेटिव हाउस देगा अगर नेगेटिव हाउस में आ रहा तो। और अगर वो इन दोनों में कहीं नहीं है, ना वो 8th हाउस का में बैठा है ना वो 9th हाउस में बैठा है, अदर देन दीज हाउस कहीं और प्लेसमेंट है, तब उस केस में आप डिसाइड करोगे वो फल कहां से देगा, जहां पे उसकी मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दशा के देखने के लिए नैसर्गिक शुभता और अशुभता को हम नहीं देखेंगे, वहां पर तात्कालिक शुभता और अशुभता को देखेंगे, और तात्कालिक शुभता और अशुभता डिसाइड होगी उसके लॉर्डशिप ऑफ द हाउस के बेस पर। यहां पर कुछ लोगों का मत अलग भी होता है, ज्योतिष में सबके अपने मत होते हैं, अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोगों का ओपिनियन ऐसा होता है कि वो लॉर्डशिप कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, बेस्ड है उसके हिसाब से फल देगा। मान लीजिए कोई 8th हाउस का लॉर्ड है, लग्न में बैठा है, तो एज पर मतलब उनके हिसाब से वो लग्न के फल देगा। 8th हाउस का लॉर्ड है, लग्न में बैठा है, तो लग्न में बैठ करके वो बहुत शुभ हो गया, तो शुभ ही फल देना चाहिए। वो बिल्कुल लॉर्डशिप को कंसिडर नहीं करते, प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं। अच्छा,
अगर मान लीजिए कोई लग्न लॉर्ड है और वो 8th हाउस में चला गया, तो लग्न लॉर्ड हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, 8th हाउस में बैठ गया तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, ऐसा लोग इंटरप्रेट करेंगे। ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन है, दोनों का मेथड बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। और यही कारण है कि पर्सन टू पर्सन सेम हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन अलग अलग हो जाती है। एक ही व्यक्ति एक ही दशा के फल को बहुत अच्छा बता देगा, दूसरा व्यक्ति उसी जन्म कुंडली के उसी दशा के फल बहुत खराब बता देगा। आप इस चीजों को दोनों को अप्लाई करके देख सकते हैं और लॉजिक लगा के सोच सकते हैं, और आपको ये फाइंडिंग मिलेगी कि लॉर्डशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को भी हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन अधिकतर केस में रेशो जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि वो लॉर्डशिप के हिसाब से फल देता है। आप दोनों चीज चलिए लेकर के, लॉर्डशिप के हिसाब से भी देखिए, प्लेसमेंट के हिसाब से भी देखिए, और जिसमें रेशो आपको ज्यादा मिले उसको आप रूल बना लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानो, आप अपनी बात मानो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी चीज आपको मानने के लिए किताबों बेस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मेरा अपना लॉजिक ये कहता है कि जब आप ये कहते हैं कि लग्नेश शुभ, लग्नेश योग कारक, लग्नेश केंद्र और त्रिकोण स्वामी होता है, लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है, तो उसकी अगर 8th हाउस में भी प्लेसमेंट हो जाती है तो वो नेगेटिव फल कैसे दे सकता है? ये जरूर मान सकते हैं कि लग्नेश होकर के 8th हाउस में बैठेगा तो उसके फलों में कमी आएगी, लेकिन क्या वो नेगेटिव हो जाएगा? इसके बारे में सोचना। अब इसके उल्टा चलिए, और इससे आपका जो है ना लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए कोई 8th हाउस लॉर्ड है और या 6th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है, तीनों में कोई भी 6, 8, 12 में से स्वामी है, और वो लग्न या त्रिकोण में आके बैठ गया, केंद्रीय त्रिकोण में आके बैठ गया, तो क्या वो 6, 8, 12 भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठने की वजह से नेगेटिव फल नहीं देगा? और केवल नेगेटिव ही नहीं देगा बल्कि पॉजिटिव फल देगा? अगर यही है तो फिर 6, 8, 12 भाव के स्वामी को खराब क्यों मानते हो? 6, 8, 12 भाव को क्यों खराब मानते हो? फिर आप उनको सबको अच्छा मान लो, सबको खराब मान लो। इसके पीछे एक और सोचने वाली बात इस तरह से है कि मैंने इसको कैसे समझा है कि क्यों वो अपने लॉर्डशिप के हिसाब से फल देगा बजाय प्लेसमेंट के। वो ठीक है कि अगर उसकी लॉर्डशिप भी अच्छे हाउस की है, उसकी प्लेसमेंट भी अच्छे हाउस में है, तो नेचुरली वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोई मान लीजिए इंडियन है, हम सब इंडियन है, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ये आपका यूएई हो, क्या बोलते हैं उसको, यूएई को कुछ बोलते हैं ना, क्या बोल रहा है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट। आप सबसे पहले किस धर्म को मानेंगे? किस तरह का आप खाना पसंद करेंगे? किस तरह की आपकी लिविंग स्टैंडर्ड होगी? किस तरह का आप व्यवहार करेंगे? किस तरह की आप भाषा बोलेंगे? किस तरह का एक्सपेक्ट करेंगे? जैसे आप खुद हैं, आप अपने नेचर को, आप अपने व्यवहार को और आप अपने धर्म को, आप अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से अगर कोई प्लेनेट किसी खराब हाउस का है या अच्छे हाउस का है, तो उसकी शुभता और अशुभता आप किसी भी हाउस में जाकर आसानी से नहीं छोड़ सकते। तो अगर कोई लग्नेश है और वो 6, 8, 12 में चला गया है, खराब हाउस में चला गया है, तो आप अपनी जो टेंडेंसी है शुभ फल देने वाली, उस ग्रह की टेंडेंसी है शुभ फल देने वाली, वो छोड़ेगा नहीं। या कोई अशुभ भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 का स्वामी है, और वो अगर केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठ गया है, तो वो अपनी नेगेटिविटी को से बाहर आएगा नहीं।
कहते हैं ना कि किसी कुत्ते को भी अगर राजा बना दो ना, तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा, उस सीट, जो राजा की सीट है, उसे गद्दी में चबा निकाल खाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब कि वो, अगर किसी को आपने बेकार व्यक्ति को राजा बना दिया, तो आदमी उस हिसाब से काम करता है। आप ऐसे सोचो ना, पॉलिटिक्स में सोचो, एक नॉर्मल सी बात है, कोई खराब आदमी हो, उसको आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो क्या करेगा, अच्छी काम करना शुरू कर देगा। पहले तो अपने हिसाब से काम करेगा, जैसा वो चाहता है जैसा करता है। उसके बाद वो दबाव में आकर के, भले ही चाहे वो गलत काम ना करे, बट करेगा, तो कोशिश तो करेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं एक अच्छे आदमी को अच्छी पोस्ट में बैठना चाहिए, तभी उस देश का, उस विभाग का, उस घर का मुखिया खराब हो तो भी घर बर्बाद हो जाएगा। तो घर के मुखिया को ठीक होना जरूरी है। इसी तरह से किसी विभाग का हो, चाहे वो देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे जिले का हो, कहीं का भी हो, तो जिसका जो प्लेसमेंट है वो किस तरह का है, वो बहुत जरूरी है। तो इस लॉजिक को अगर हम समझें, तो अगर लग्नेश है और वो 6, 8, 12 में बैठ गया है, कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव पर नहीं गया। तो हमारा यहाँ पे ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि किसको हम बेस माने, लॉर्डशिप और प्लेसमेंट। तो इसमें जो लॉजिकली चीज निकलती है वो यही निकल के आती है कि लॉर्डशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेसमेंट। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम सबके हिसाब से, हर एक हाउस के हिसाब से और हर प्लैनेट के हिसाब से उसका जो नेचर है, बट इसमें ये बात जरूर निकल के आती है कि लॉर्डशिप को हमें इंपॉर्टेंट देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लेते हैं, 3 तरह से हमें पढ़ने हैं। एक तो है नैसर्गिक फल, दूसरा है प्लेसमेंट के हिसाब से, और तीसरा है हमारा लॉर्डशिप के हिसाब से। तो सबसे पहले लेते हैं हम नैसर्गिक फल क्या होते हैं। तो सूर्य से अगर हम देखें, शुरू करें, तो सूर्य की दशा जो होती है, मैं आपको वो भी लेता हूँ, डिस्प्ले भी ले लेता हूँ। तो ये है ग्रहों के नैसर्गिक फल। तो सूर्य की महादशा में विदेश यात्रा होना, विदेश में वास होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। सूर्य की दशा में अहम होना, सूर्य कारक होता है पिता का, सूर्य कारक होता है हमारे आत्मा का, सूर्य कारक होता है हमारे गवर्नमेंट का। अच्छा, इसमें वो चीजें कुछ और, चलो खैर बुक को रहने देते, इसकी जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो सूर्य से संबंधित चीजें क्या हो सकती हैं, विदेश में वास होना, विदेश यात्रा होना, अपने लोगों से अलगाव होना, अहम की भावना होना, पिता का सहयोग मिलना, इसमें बुक में नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ ऐसे, और गवर्नमेंट का लाभ मिलना। ये सूर्य इन चीजों का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है। तो यानी कि ऐसे सूर्य की दशा में व्यक्ति को आत्मा की आवाज ज्यादा अच्छे से सुनाई पड़े, ज्यादा उसको माने, यानी आत्मा उसकी शुद्ध होती है। तो सूर्य उच्च का है तो उच्च विचार, और नीच का है तो नीच विचार। तो सूर्य की दशा में आपको अपने लोगों से अलगाव होता है, ईगो होती है, और विदेश यात्रा भी हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, पॉलिटिक्स में व्यक्ति जा सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो सूर्य जिन जिन चीजों को कारक है, उन चीजों को वो शुभ फल देता है। तो सूर्य भले ही क्रूर ग्रह है, लेकिन पापी ग्रह नहीं है। तो सूर्य प्रधान जातक
अंतर्मुखी होके अपने सेल्फ को एनालिसिस करता है और अपने सेल्फ एनालिसिस करके फिर उससे जो उसे प्राप्ति होती है उसको अडॉप्ट करता है। तो इसमें सबसे पहली बात यही होती है कि सूर्य प्रधान व्यक्ति अंतर्मुखी होता है और अपने आत्मा का विवेचन करता है, अपने अपने मन को टटोलता है। इस सूर्य की दशा में फल आते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा कारक होता है ट्रैवल का, मदर का कारक होता है और लोगों के साथ कोऑपरेट करने की भावना बढ़ती है, ट्रैवल करने की इच्छा ज्यादा होती है और ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेगा जहां पर कि वाटरी प्लेसेस होंगे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झरने के किनारे। और चंद्रमा कारक होता है, जल का भी कारक होता है, तो इसलिए ऐसी जगहों पर जाना पसंद होता है। तो ऐसे चंद्रमा की दशा में एक तो जितना भी हमारा सूर्य की दशा में ईगो आया होता है वो शांत हो जाता है और लोगों के साथ कोऑपरेट करने की भावना बढ़ती है, लोगों को सोचने समझने की कोशिश करता है, उनके कष्ट को समझता है, उसकी परेशानी को समझता है और उसी के हिसाब से वो सहयोग करता है और व्यक्ति इसमें इमोशनल भी होता है, इसीलिए लोगों के साथ में ज्यादा जुड़ाव होता है। तो सूर्य देता है ईगो और चंद्रमा देता है इमोशंस। तो सूर्य ईगो के कारण सेपरेट करता है, तो चंद्रमा इमोशंस के कारण लोगों के साथ जोड़ता है। ठीक है। इसके बाद मंगल, मंगल होता है एग्रेसिव प्लैनेट और मंगल कारक होता है छोटे भाई बहनों का। तो मंगल की दशा में नेटिव को गुस्सा आना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना या कोई भी अगर झगड़ा हो, कोई अगर डिबेट करे तो उसके साथ वो डिबेट करने में अपने आप को ना हिचकिचाए, इस तरीके से भावना होती है। तो मंगल यही कारक होता है हमारा एक्सीडेंट्स का भी, अगर मंगल खराब है तो एक्सीडेंट के होने की भी संभावना रहती है। यही मंगल कारक होता है चीर फाड़ का भी। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी सर्जरी भी हो सकती है या चोट भी लग सकती है और इस तरह की चोट लगे जिसमें कि ब्लीडिंग ज्यादा हो। मंगल कारक होता है ब्लीडिंग का, चीर फाड़ का, और यही मंगल कारक होता है डॉक्टरी का भी होता है और ये कॉन्फिडेंस का भी कारक है, हमारे करेज का भी कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति और करेजियस हो जाता है, साहसी काम करने की कोशिश करता है, एडवेंचरस काम करने की कोशिश करता है। फायर का भी कारक है, तो हो सकता है कि मंगल अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो मंगल की दशा में आपको आग से जल जाने का भी खतरा हो या ऐसी चोट लगने का डर हो जिसमें कि आपको ऑपरेशन तक करने की नौबत आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि मंगल की वजह से, मंगल कारक होता है हमारे ब्लड का, तो ब्लड इंफेक्शन भी देता है। मंगल अगर खराब है तो ब्लड इंफेक्शन भी दे सकता है, कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है। अगर हमारा मंगल लग्नेश का शत्रु है, षष्ठेश है और लग्नेश में षष्ठेश की दशा चले तो भी ऐसा होता है और मंगल हो जाए उसमें षष्ठेश, जैसे बुध में मंगल हो जाए तो उस व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या ब्लड इंफेक्शन की कोई बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद मंगल की बात है राहु की दशा। राहु की दशा में विदेशी लोगों से मिलना, विदेश यात्रा होना, विवाह होना, मति भ्रम की स्थिति पैदा होना, अच्छे बुरे की पहचान ना रहना, सही को गलत व्यक्ति समझना और गलत को सही व्यक्ति समझना, और मन में संशय की स्थिति बनी रहना। और अगर यही राहु चंद्रमा के साथ है तो व्यक्ति को डिप्रेसिव भी बनाता है, नेगेटिव सोच दिलाता है और शक्ति मिजाज का भी बनाता है। और राहु ग्रह जो होता है ये हमारा एक मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। तो राहु की दशा में व्यक्ति सारी भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ने की कोशिश करता है। राहु की दशा में अगर खास तौर से 6 और 12th हाउस में राहु बैठा हो तो विदेश यात्रा भी कराता है। राहु की दशा में कम्युनिकेबल डिजीज होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। राहु 6th हाउस में हो तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, जैसे आजकल ये कोरोना जैसी बीमारी, इंफेक्शियस डिजीज हो सकती है।
चेचक हो सकता है, या जैसे होते पॉइजनस प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजन हो जाता है, स्नेक बाइटिंग हो जाता है इसमें। राहु की दशा में कई बार जो लोग गांव में रहते हैं या छोटे जगह पर रहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत नहीं है अच्छी है, उन लोगों को सांप से काटने की प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं होगा तो कोई ऐसी गलत दवा या गलत इंजेक्शन वो ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको पॉइजन हो जाता है और फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। राहु जी से तो जब भी राहु की दशा चल रही हो तो इस चीज को समझ के, राहु में केतु की दशा हो मॉनेटरी लॉस होगा। राहु गुरु साथ हो और राहु की दशा चले तो व्यक्ति में गुरु चांडाल योग बना है राहु गुरु की कॉम्बिनेशन की वजह से, तो गुरु का प्रभाव उसमें खत्म हो जाता है तो व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। यानी कि राहु गुरु की शुभता को हर लेता है। यही राहु अगर वीनस की दशा, राहु में वीनस की दशा है तो शादी करा देता है। और राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सबसे वर्स्ट होता है। शनि में राहु हो, राहु में शनि हो, व्यक्ति को इतनी जबरदस्त टेंशन देता है कि उसका दिमाग फटने लगता है। और काल सर्प दोष की कुंडली हो और राहु की दशा चले तो उसका काल सर्प दोष एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये योग के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, कंजंक्शन के हिसाब से भी उसका ये इम्पैक्ट हम स्टडी कर सकते हैं। राहु मंगल कॉम्बिनेशन हो तो अपने गुस्से में वो इतना अंधा हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि राहु एक कैटलिस्ट का भी काम करता है। अगर वो शुभ ग्रह के साथ है तो उसको बढ़ा देगा और अगर अशुभ ग्रह के साथ है तो उसको भी एक्सेलरेट कर देगा। राहु मंगल कॉम्बिनेशन खास तौर से मंगल को एक्सेलरेट कर देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि राहु शनि का कॉम्बिनेशन होने से और राहु में शनि की दशा होने से उसके जो शनि कारण होता है उसकी समस्याओं का, प्रॉब्लम का, वो बढ़ जाती है, इसीलिए उसको टेंशन होती है। अब आते गुरु की दशा, तो गुरु शुभ ग्रह है तो ये ज्ञान का कारक है, तो जितना हमारा मतिभ्रम, जितना कंफ्यूजन होता है राहु की दशा में तो खत्म हो जाता है और यहां से उसके एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है गुरु की दशा में। तो गुरु ज्ञान का कारक है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान कराता है, जैसे ज्योतिष है, हस्तरेखा है, वास्तु है, तो जितनी हमारे ऑकल्ट साइंस है, जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी हमारा रिलीजियस मैटर है, उन सबको एक्सेलरेट करता है, उन चीज में विश्वास बढ़ाता है, सात्विकता की तरफ ले जाता है। और राहु की दशा में लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाना और ड्रिंक करना, इसकी भी आदत लग जाती है। तो राहु मांस और मदिरा का सेवन कराने के लिए प्रेरित करता है। शनि की 7.5 हो और राहु की दशा हो तो आदमी अपने आचरण पे कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 के कारण उसका चंद्रमा कमजोर होता है और राहु की दशा उसको मेटेरिस्टिक बनाती है, उसको शौकीनी चीजों की तरफ ले जाती है और खासतौर से नॉन वेज और ड्रिंक्स की तरफ ले जाती है, तो उन चीजों की तरफ बढ़ जाता है। तो शनि की 7.5 हो, राहु की दशा हो तो आदमी इन ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाता है। इन चीजों से बचने की जरूरत है। राहु के बाद गुरु आपको ज्ञान देता है, आध्यात्म देता है, धन देता है, सात्विकता देता है, अच्छी सोच बनाता है और लोगों को उपदेश देने की टेंडेंसी बनाता है। शनि की दशा में आपके जो काम है वो स्लो होने शुरू हो जाते हैं, आलस्य की भावना शुरू हो जाती है, जहां पर हमें फास्ट मूविंग चाहिए होता है वहां स्लो हो जाता है, अननोइंग फियर पैदा हो जाता है। और शनि जो होता है वो अपने आप को कंप्लीट समझता है, परफेक्ट समझता है। तो शनि की दशा में व्यक्ति जैसा खुद होता है ऐसे ही दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति उससे मतलब मेंटल लेवल में लो मिलता है या उसकी बात को नहीं समझ पाता है तो बहुत जल्दी इरिटेट होता है। और शनि की दशा में व्यक्ति इमीडिएट रिएक्ट करता है, पेशेंस नहीं रखता। शनि लगता है कि बड़ा पेशेंस वाला प्लैनेट है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, अलर्टनेस बढ़ती है, लेकिन जैसा वो चाहता है अगर उसके मुताबिक कार्य नहीं होता तो वो
ओवर एक्टिव कर देता है, पेशेंस नहीं होती। और शनि क्योंकि सेवक है वो किसी की परवाह भी नहीं करता, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसके सामने क्यों ना हो, वो अपनी बात जरूर कर देता है। तो शनि की दशा में भले ही चाहे आलस की भावना हो, लेकिन वो सिद्धांतवादी बनता है, अपने सिद्धांत को सही मान के चलता है। ठीक है। अब राहु के, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध। बुध की दशा में व्यक्ति को बोलने की आदत पड़ जाती है, कम्युनिकेशन करने की आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज लिखना, आर्टिकल लिखना, न्यूज़पेपर को रिपोर्ट करना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में कम्युनिकेशन करना, वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लिख करके करे, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू करे, चाहे फोन के थ्रू करे, चाहे किसी और मीडिया के थ्रू करे, बट लोगों के साथ में वो ज्यादा कम्युनिकेट करता है। और बुध कारक होता है व्यापार का भी। जब बुध की दशा चलती है तो व्यक्ति में एक बिजनेस लाइक एटीट्यूड पैदा होता है, वो बिजनेस करने की भी कोशिश करता है, उसका बेंट ऑफ माइंड जो होगा वो बिजनेसमैन जैसा हो जाए। तो बुध जो होता है थोड़ा सा मितव्ययी, मतलब कि थोड़ा सा कम पैसा खर्च करने वाला, तो अपने मनी का बेस्ट यूज चाहता है, तो मतलब इकोनॉमिकल हो जाता है, कहने का मतलब कि कोई भी खर्च करने से पहले वो सोचेगा कि मेरे को उसको कितना लाभ है, कितना नुकसान है, उसके हिसाब से वो खर्च करता है। बुध के बाद दशा आती केतु की। केतु की दशा आपको वैसा ही फल देगी जैसे मंगल और गुरु के बीच का कॉम्बिनेशन। एग्रेसिवनेस इन रिलीजियस वर्क, यानी कि आपको आध्यात्म की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश करना, गिव अप की भावना होना। तो राहु मेटेरियलिस्टिक बनाता है, सभी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, केतु गिव अप करता है, नहीं चाहिए मुझे, क्या करना है मुझे, बहुत एनर्जी, तो वो फिर अलग होना शुरू कर देता है। तो केतु की दशा में ये सडन इवेंट देता है। राहु और केतु दोनों ऐसे प्लेनेट हैं कि दोनों ही अचानक होने वाली घटनाएं देते हैं, मोक्ष कारक होती है। कोई भी घटना होगी, फायदा होगा तो अचानक होगा, नुकसान हो तो अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला, आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला, और ऐसे केतु की दशा में व्यक्ति को तांत्रिक क्रियाओं में रुचि बढ़ती है। इंस्टेंट जहां पे रिजल्ट मिलते हैं उन चीजों में उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। और यही केतु अगर लग्न में हो तो वो वैरागी होने की सोचता है, और 7th हाउस में हो तो उसको अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यही केतु, अच्छा एक चीज और है, राहु और केतु की कोई लॉर्डशिप नहीं होती, सभी प्लैनेट की लॉर्डशिप होती है। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे हम इसके प्रेडिक्शन करें। बाकी ग्रहों की तो अपनी राशियां हैं, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है, नीच राशि सब है, राहु केतु कुछ नहीं है। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि राहु केतु कैसा फल देते हैं, तो वो अपने नक्षत्र के हिसाब से फल दे सकते हैं, नक्षत्र जो लॉर्ड होगा उसका, ये जिसके साथ बैठा उसके फल दे सकता है। राहु को शनि के समान मानते हो, शनि के समान फल दे सकता है। केतु मंगल के समान माना जाता है, मंगल के समान फल दे सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें इंपैक्ट पाया गया वो ये पाया गया कि राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का स्वामी कैसा है उसके हिसाब से फल देते हैं। यानी कि राहु और केतु अगर लग्न में बैठे हैं, राहु या केतु लग्न में बैठे हैं और उसकी दशा चले, तो वो लग्न का फल दे देंगे। लेकिन प्रेजेंस ऑफ राहु और केतु इन लग्न, दैट इज बैड। तो राहु केतु की केंद्र त्रिकोण में बैठना वो अच्छा नहीं है, उन हाउसेस के लिए अच्छा नहीं है। जैसे अभी हम सुबह कुंडली देख रहे थे, मिथुन लग्न में चंद्रमा केतु साथ बैठे पंचम भाव में, तो केतु की दशा मैं इसलिए खराब नहीं कह रहा था क्योंकि वो पंचम भाव की दशा थी, तो पंचमेश के समान फल देंगे। लेकिन केतु का प्रेजेंस होना 5th हाउस में उसके बुद्धि बल को कम करेगा, क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन का है, पंचम भाव हमारा बुद्धि बल का, पंचम भाव हमारे संतान का है। इन 5th हाउस से मिलने वाली चीजों में कमी करता है एज ए योग, और जब दशा चलेगी तो इनके फल अच्छे ही मिलते हैं। अब केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए राहु केतु की दशा कभी नेगेटिव फल नहीं देती। क्यों? क्योंकि राहु और केतु जो
जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार फल देते हैं, ऐसा मैक्सिमम पाया गया है। तो इसलिए जब भी राहु या केतु की दशा हो तो आप अगर अच्छे हाउस में बैठे देखें तो अच्छा फल दें। राहु छठे भाव में बैठा हो तो राहु छठे भाव बैठना अच्छा मानते हैं, उसके शत्रु दमन हो जाएगा, रोग में शत्रु नहीं होगा, क्योंकि राहु नेगेटिव प्लैनेट, तो नेगेटिव हाउस को काट देता है। लेकिन जब राहु की दशा चलेगी तो उसको छठे भाव को फल भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, एंजाइटी, हेल्थ इशू और उसको लोन और उसके सीक्रेट एनिमी 100% डेवलप होंगे। इसलिए राहु केतु की प्रेजेंस एज पर दशा एनालिसिस दैट शुड बी केंद्र त्रिकोण, बट एज पर योग राहु केतु शुड बी प्लेस्ड इन 3, 6, 8, 11 बना, क्योंकि वहां को नेगेटिव होती है। केतु के बाद शुक्र की दशा में व्यक्ति को लग्जरियस मिलती है, हर चीज उसको बेस्ट चाहिए होती है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है वो। अच्छा म्यूजिक, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, परफ्यूम लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना, अच्छा खाना, देखना, सूंघना, खाना, सुनना, यही हमारी इंद्रियां 1, 2, 3, 4 और बाकी जितने भी हमारे सेंसिटिव पॉइंट हैं उन सबका एक्टिवेशन होना शुक्र की दशा में होता है। तो इसलिए वो अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा करता है। तो शुक्र की दशा में व्यक्ति मतलब कितना भी वो इकोनॉमिकल क्यों ना हो, थोड़ा वो लग्जरी जरूर है। फीमेल सोसाइटी का लाभ मिलना वीनस दशा में, चाहे वीनस उसके लिए मतलब अकारक ही क्यों ना हो, चाहे उसके मार्गे ही क्यों ना हो, लेकिन वीनस दशा चलेगी तो वो कान में लीड लगा के गाने जरूर सुनेगा। पुराने समय में लोग ट्रांजिस्टर लेके चलते थे, आज की डेट में लोग म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, फिल्में देखना पसंद करेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना पसंद करेंगे। तो शुक्र की दशा में व्यक्ति जाएगा शॉपिंग मॉल और सूर्य की दशा में जाएगा वो इंडिया गेट। अकेलापन चाहिए, शनि की दशा में अकेलापन चाहिए, शुक्र की दशा में ग्लैमरस चाहिए। इंडिया गेट में ग्लैमर नहीं है, वो कनॉट प्लेस में है नहीं। तो ये फर्क हो जाता है, दशाओं के हिसाब से आपका नेचर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी जो मैंने आपको सारी दशाएं बताई, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, इस तरह से, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में आपका बुक में लिखा हुआ है, उसमें भी आप पढ़ना, उसके बाद देखना और फिर उसके बारे में चर्चा करना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन लॉर्डशिप ऑफ द हाउस। तो किस भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो उसको कैसे कैसी दशा में फल मिलना चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।